इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कई नई चीजें देखने को रखी हैं, जैसे कि देश में पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे मिला या नहीं। इसके अलावा पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी। साथ ही इस बार के चुनाव में ईवीएम की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there is a photograph of the candidate also, so that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। पहले कुछ चुनिंदा बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे देश में सभी बूथों पर इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर देकर पिछले 5 सालों की आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले के चुनावों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो इस बार कई तरह की खास चीजें इस चुनाव में शामिल की गई हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो और सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार हमसे जुड़े हुए हैं पल पल के अपडेट के साथ। राजीव, चुनाव आयोग ने इससे पहले ही फटकार लगाई थी और कहा था तमाम राजनीतिक दलों को कि ईवीएम को फुटबॉल बनाकर रखा है। अगर जीत गए तो चुपचाप रह जाते हैं, हार गए तो कहते हैं ईवीएम खराब है। और इस बार कोई कुछ कह ना सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष या जो भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है वो हार जाती है तो अपना ठिकरा जो है ईवीएम पे फोड़ती है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इलेक्शन जो है, चुनाव जो है ईवीएम से ही कराया जाएगा और इसको लेके एक रोड मैप बनाया जा सकता है। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वह अपने हिसाब से तैयार कर सकती हैं क्योंकि कल कुछ नेता बता रहे थे कि जब कोई भी पार्टी जब जीतती है तब तो ये कहती है ईवीएम बहुत अच्छा है, लेकिन जब हार जाती है तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करती है। तो ऐसे में सभी लोगों को बैठ करके एक रोड मैप बना लेना चाहिए। ईवीएम के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। खास करके सबका जो संदेह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा कब कौन सा मुद्दा उठा देंगे लेके धरने पे बैठ जाते हैं। इसको लेके कुछ नेता कल चिंता जाहिर कर रहे थे। चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया उसके बाद तो सभी राजनीतिक दल में इस तरह की स्थिति है, लेकिन चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि ईवीएम द्वारा ही चुनाव कराया जाएगा। जी अजीत, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। अब इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं? देखिए मुनका, बिल्कुल जब चुनाव आयोग की पीसी होती है उसी वक्त पूरे देश में आचार संहिता लग जाती है और फिर धारा 144 पहला जो स्टेप होता है सरकारों का, वो जिलों में धारा 144 लग जाती है। इसके बाद आप कोई रैली, कोई सभा बगैर परमिशन के आयोग की नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड देते हैं, अगर सोशल मीडिया पर भी प्रचार करते हैं तो वो खर्चे में जोड़ा जाएगा। आप बैनर, होर्डिंग, पोस्टर ये नहीं लगा सकते। और कल शाम को इलेक्शन कमीशन जो उत्तर प्रदेश के हैं, टी वेंकटेश्वर लू, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि अब जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब आपके ऊपर उनकी नजर है, आपके समर्थकों पर उनकी नजर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा सूबा है और कहा जाता है कि यूपी जीतेंगे तभी दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, लिहाजा चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की या फिर गठबंधन की बात करें, सभी लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीते। बीजेपी के सामने इस बात की चुनौती सबसे ज्यादा होगी मोनिका की क्या वो 2014 के इतिहास को दोहरा पाएगा, क्योंकि अगर उनकी सीटें कम होती है तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। और गठबंधन ने जो रणनीति तैयार की, कल जब हमने एक्सक्लूसिव बात की थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम
जेलों में आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाते, हम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मंदिर मुद्दे पर जब उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और मंदिर मुद्दे को खुद जनता लाएगी सामने। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूपी ऐसा इलाका है जहां आप देखा कि 41 सीटें प्रियंका गांधी को दी गई है, 39 ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। सपा और बसपा अपना अलग से कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं आरएलडी के साथ। तो जो समीकरण है जाति, धर्म और दिशा, ये शायद उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर निकलकर नहीं आ रहा। हालांकि प्रियंका गांधी एक ट्रम्प कार्ड होंगी, कांग्रेस की संजीवनी होंगी, कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उन्हें वापस लाया गया है। हालांकि खुद सीएम योगी ने कहा कि हम अमेठी और आजमगढ़ सीटें भी जीतेंगे, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे, अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है और अमेठी से राहुल गांधी है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है और यही वजह है कि कल रात 12 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर एक मैराथन बैठक चली। उस बैठक में साफ तौर पर यही तय किया गया कि जिन प्रत्याशियों की शिकायत है, जिन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड सही नहीं पेश किए, जनता के बीच नहीं रहे, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। नए प्रत्याशियों का चयन होगा और यह देखकर होगा कि गठबंधन किसे प्रत्याशी बना रहा है, कांग्रेस किसे प्रत्याशी बना रही है और बीजेपी किसे बनाए तो उसको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि जाति समीकरण 2014 में जब मोदी लड़े थे चुनाव तो टूट गया था और कहा जाता है बीजेपी हमेशा नाम पर चुनाव लड़ती है। अगर 90 की दशक की बात करें मोनिका, तो उस समय भी लखनऊ में एक पोस्टर लगते थे कि वोट कमल पर दृष्टि अटल पर। तो अभी भी मोदी का जो मैजिक है, मोदी का जो जादू है, वो शायद कम होता नहीं दिख रहा है। लिहाजा विपक्ष इस बात की रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरह वजह से ये जादू जो है जो थोड़ा कम हो गया था वो फिर से वहीं पहुंच गया है। अमित, लगातार मुद्दों को लेकर कहा जाता है कि जनता जो है वो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट करती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है, राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, उसका कितना असर लग रहा है कि यहां देखने को मिलेगा? जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ और तैयारियां फिलहाल चल रही हैं पार्टियों की ओर से। उपेंद्र से बात करते हैं। उपेंद्र, इस बार मुद्दा काफी अहम हो जाता है, खास करके बीजेपी की अगर बात करें तो एयर स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा, और जिस तरह से एयर स्ट्राइक के बाद देश में बीजेपी की स्थिति बदली, एक बार फिर से बीजेपी मजबूत होती चली गई। अब राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा, बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है बीजेपी। ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए क्या ऑप्शन बच जाता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद बीजेपी के पक्ष में बड़ा माहौल बना और जिस तरीके से विपक्ष ये पहले से रणनीति मान रहा था कि राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी और भाजपा और संत जिस तरीके से अयोध्या में और खुद आरएसएस राम मंदिर को लेकर जो है अपना रुख सख्त करे हुई थी, तो भाजपा अगर ऐसा नहीं करती है तो चुनाव में उसको जो अपना पारंपरिक हिंदू वोट है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कमजोर होगा। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से भाजपा ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद जो राष्ट्रवाद का मुद्दा बना, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है। अब बात अगर सियासत की पूर्वांचल में करें तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल नाराज थी, लेकिन आचार संहिता से एक दिन पहले ही जिस तरीके से निगमों में बड़ी भागीदारी दी गई है, कुल ओम प्रकाश राजभर के बेटे को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है कानपुर में, तो 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों में खुद अपना दल एस का भी जो है प्रतिनिधित्व किया गया है। तो अब ऐसे में दोनों के पास ऐन वक्त पर कोई बहुत बड़ा विकल्प बचता नहीं है और ज़्यादा अगर सीटों को लेकर जिस तरीके से रस्साकसी की जाए तो एक बात दोनों पार्टियों को डर भी है कि कहीं उनके वोटरों में गलत संदेश ना जाए। तो ऐसे में फिलहाल स्वागत करने के अलावा दोनों पार्टियों के पास कुछ नहीं है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से दूसरे तीसरे फेज के बाद पूर्वांचल की राजनीति अपने शबाब पर पहुंचेगी तो क्या ये जो विपक्ष जो भाजपा का अपना खेमा है, गठबंधन के जो उसके सहयोगी हैं, ये उसके साथ रहते हैं। फिलहाल 2014 में जो नरेंद्र मोदी की हवा बह रही थी वो हवा अब भी कायम है, वो जलवा अब भी बरकरार है, ये भी पता चल जाएगा 1 महीने के बाद। निखिल, जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, हमने देखा कि खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तमाम पार्टियों की नजर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, अगर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल किए, अच्छी सीट आ जाती है तो दिल्ली का रास्ता तय हो जाएगा, दिल्ली की राह आसान हो जाएगी। यहां पर जनता का मूड आपने टटोला होगा, क्या कह रही है जनता?
देखिए मोनिका, अगर बात करें जनता के मूड की तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार राष्ट्रवाद है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब मुद्दे पिछड़ गए हैं। इसके अलावा मुद्दा पिछड़ गया है महंगाई का, मुद्दा पिछड़ गया है विकास का, और सबसे सर्वोपरि आ गया है राष्ट्रवाद, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने राष्ट्र में सुरक्षित रहे, महफूज रहे और दुश्मन देश की कमर तोड़ी जा सके। तो इसको लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों एयर स्ट्राइक हुई और तमाम तरीके के भारत पाकिस्तान अघोषित युद्ध हुआ, तो उससे एक माहौल क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं ये माहौल भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरणों की तो कांग्रेस के लिए यह भूमि हमेशा से बंजर रही है। इसके अलावा भाजपा का सीधा मुकाबला गठबंधन से होगा, क्योंकि सपा और बसपा का यहां गठजोड़ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गठजोड़ हो रहा है, और ये जो खासी अहम जो उपजाऊ भूमि है वो सपा और बसपा के लिए। भाजपा की सीधी टक्कर गठबंधन से होगी। वहीं मेरठ की सीट की अगर बात करें तो यहां पर यह सीट बसपा के खाते में डाल दी गई है। अगर वीवीआईपी सीटों की बात करें तो बागपत से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे, और गाजियाबाद से, क्योंकि वो सीट वीवीआईपी रहती है, पिछली बार वहां से जनरल वीके सिंह चुनाव लड़े थे, इस बार देखना होगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन तमाम तैयारी, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव है, पहला वोटिंग मेरठ से होगा और देश की दशा दिशा और चुनावी माहौल मेरठ से डिसाइड किया जाएगा। तो ये काफी अहम है। सभी राजनीतिक दल पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन पर काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। किशोर, ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति पहले बेहतर थी और अब उसे बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। अब सबसे जरूरी ये हो जाता है कि सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे जाए वो पहले के उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे। उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जा रहा है, यहां पर हुआ भी है या नहीं अब तक? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो फिलहाल बीजेपी सिटिंग गेटिंग के फार्मूले पे चल रही है। बीजेपी का कहना है कि जो सिटिंग गेटिंग है उसके आधार पे टिकट दिया जाएगा। एक जरूर है कि खंडूरी, जो बीसी खंडूरी है, उनकी स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, काफी बीमार है वो, तो संभवतः उस सीट पे बीजेपी अपना प्रत्याशी दूसरे को ला सकती है। रही बात दूसरी, जो आपने जिस तरीके से कहा था एयर स्ट्राइक, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग हर एक घर से कोई ना कोई सेना या किसी ना किसी सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहा है, तो एयर स्ट्राइक का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तराखंड की लगभग इस बार 76 लाख के करीब वोटर है, पिछली बार 68 लाख थे, तो इन 76 लाख में कम से कम 12% वोटर्स सैनिक या सैनिक के परिवारों से है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बीजेपी इसको एज लेना चाहेगी और बीजेपी लगातार अपने जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें उन्होंने उद्घोष के जो नारे लगाए, वो भारतीय सेना के या फिर देश भर के जो नारे लगाए, राष्ट्रवाद के नारे लगाए। तो बीजेपी जानती है कि उत्तराखंड जैसे स्टेट में अगर उसे जीतना है तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को जरूर उसे भुनाना पड़ेगा, भले ही उसमें बेरोजगारी, महंगाई या फिर तमाम के तरह के जो और मुद्दे विकास के वो क्षीण हो गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए सामने दुविधा यह है कि कांग्रेस के पास कोई बड़े नेता नहीं हुए। जिस तरीके से जब बीजेपी में शामिल हो गए थे कई नेता, उसके बाद कांग्रेस को अब ये देखना है कि किस तरीके से वो किस कैंडिडेट को टक्कर देती है और किस मुद्दे पर चुनाव जाती है, क्योंकि बीजेपी इंतजार करने की जरूरत है कि अब कांग्रेस क्या कुछ करती है यहाँ पर, क्योंकि राह और ज्यादा एयर स्ट्राइक के बाद मुश्किल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार हर नागरिक को बना दिया है ऑब्जर्वर। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ना उठे, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी उम्मीदवार को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक सीधे पहुंचा सकेगा। इस बार आप भी करेंगे चुनावों की निगरानी। चुनाव आयोग ने दी हर नागरिक को जिम्मेदारी। जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। चुनावों की निष्पक्षता के लिए हाईटेक इंतजाम। चुनाव चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा का, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने इन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। और इन सब से हटकर देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन चुनाव आयोग के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। सी विजिल इज एन एंड्रॉइड ऐप which helps citizens to record any violation of model code of conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option.
इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और आपको एक्शन की जानकारी भी दी जाएगी। निसंदेह सी विजिल ऐप निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।